जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज JMICET, यानी जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो आपकी दिल्ली में ही सिचुएटेड है, कि आपका जो ये पेपर है इसका फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होने की संभावना है, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मुझे इतने महीने मिलने वाले हैं तैयारी करने के लिए। यानी कि जो बच्चे इस साल क्लास 12th में बैठेंगे वो अपने क्लास 12th के पेपर देने के बाद इसमें भी, इस पेपर के लिए भी अपेयर हो सकते हैं। दे आर वेरी मच एलिजिबल। 150 क्वेश्चंस, 1 mark for each correct answer, 0.25 marks will be deducted for each wrong answers and you will get 120 minutes, यानी कि 2 घंटे आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे इस साल यानी कि 2026 में आपकी क्लास 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं और जो मे बी क्लैट में अपीयर नहीं हुए हैं या एलेट में अपीयर नहीं हुए हैं, और अगर वो अपीयर हुए हैं और उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया है और फिर भी वो लॉ करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। बेटा देखो, स्टिल यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं दैट इज JMICET, यानी जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो आपकी दिल्ली में ही सिचुएटेड है। जो भी बच्चे वहां से अपना 5 ईयर लॉ करने में इंटरेस्टेड हैं, उसकी तैयारी वो कैसे करें, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन टुडेज सेशन। तो जल्दी से जो भी बच्चे आपकी तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ मैं आपके साथ वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगी कि आपका जो ये पेपर है इसका फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होने की संभावना है, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मुझे इतने महीने मिलने वाले हैं तैयारी करने के लिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर पाए। नाउ विदाउट एनी further ado, let us quickly start with the today's session. हाँ जी, तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं जो ये हमारा JMICET का एग्जाम है। मोड क्या होता है? मोड है इसका आपका, सबसे पहले तो ये ऑफलाइन ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि आपको सेंटर पे जाकर ये पेपर देकर आना पड़ेगा। एंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसको कंडक्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है ये। अंडर ग्रेजुएट क्या होता है बेटा, जो आप क्लास 12th के बाद करते हो, ठीक है, आफ्टर क्लास 12th। अब यहां पर आपको, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, पहले यहां पर 3 ईयर लॉ भी ऑफर किया जाता था। 3 ईयर लॉ यानी कि आपका LLB का कोर्स भी होता था, बट अब यहां पर 5 ईयर लॉ कोर्स है, यानी कि जो भी बच्चे जस्ट आफ्टर क्लास 12th लॉ करना चाहते हैं वो यहां पर एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होकर यहां एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स कौन सा है यहां पर, BA LLB। देखो आप सबको, जो भी बच्चे लॉ करना चाह रहे हैं उन्होंने रिसर्च तो किया होगा, आप सबको पता भी होगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। BA LLB है, BCom LLB है, कई जगह BBA LLB भी है और कई जगह पर BSc LLB भी आजकल ऑफर किया जा रहा है। तो अगर मैं JMI की बात करूं तो बेटा यहां पर आपको BA LLB का कोर्स मिलेगा। सीट्स कितनी है यहां पर, 120 सीट्स हैं, अच्छा खासा नंबर है सीट्स का भी, ठीक है जी। तो जो भी बच्चे इस साल क्लैट में बैठे, एलेट में बैठे, उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, नहीं मिल पाया, उनकी मेहनत का वो जो फल है, तो बेटा आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें से एक को हम आज अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग इस पेपर को देने के लिए बैठ सकते हैं, कौन लोग इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। तो जी जो भी बच्चे इस साल 2026 के पेपर के लिए बैठना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। Candidates need to have passed class 12th or its equivalent with a minimum 50% marks in both core subjects and English। ठीक है जी, जो आपके बाकी के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इंग्लिश में भी कम से कम आपके 50% नंबर इतने तो आ ही जाएंगे, है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है अब तो भाई, 99-98% तो स्कोर करना बहुत ही मतलब नॉर्मल हो गया। हमारे टाइम में वी यूज्ड टू सी समबडी स्कोर 99%, 98%, उसका जो परसेंटाइल था वो बहुत ही कम था, विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो 50% तो आई होप सभी बच्चे कर ही लेंगे कवर।
Those awaiting results are also eligible but must provide original mark sheets and relevant documents at the time of admission. यानी कि जो बच्चे इस साल क्लास 12th में बैठेंगे वो अपने क्लास 12th के पेपर देने के बाद इसमें भी, इस पेपर के लिए भी अपेयर हो सकते हैं. दे आर वेरी मच एलिजिबल. ठीक है जी, ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात. अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम ड्यूरेशन क्या है. यानी कि ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है आपको ये पेपर देने के लिए. तो बेटा एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको यहां पर 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स मिलेंगे. ठीक है. अगेन ये मैं मोड ऑफ एग्जाम आपको ऑफलाइन बता ही चुकी हूं. ऑफलाइन है यानी कि ये पेन एंड पेपर. ठीक है, वो नहीं है कि आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है. और यहां पर एक और चीज है, यहां पर आपको ओएमआर दी जाएगी. तो पेन एंड पेपर फॉर्म में ऑफलाइन मोड में आपका ये पेपर होने वाला है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 मिलने वाले हैं यहाँ पे. इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. नंबर ऑफ सेक्शंस 5 हिस्से हैं, जैसे आपके क्लैट में भी आपको देखने को मिलता है. सिमिलरली इस पेपर के पैटर्न में भी देयर आर गोइंग टू बी 5 सेक्शंस. टोटल मार्क्स 150 यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, यानी कि एक सही क्वेश्चन पर आपको एक सही नंबर मिलेगा. अब ये भी जानना जरूरी है क्या यहां पर नेगेटिव मार्किंग है. डेफिनेटली. देखो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो बेटा एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत होने पर आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. यानी कि सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है जी. मान लो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऑफ कोर्स आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे. मैं आपको समझाने के लिए कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी. आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनमें से एक सही है और एक गलत है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे. तो बेटा एक सही होने का आपको 1 नंबर मिल गया और गलत होने की वजह से यहां पर आपके 0.25 डिडक्ट हो गए, तो यहां पर आपको 0.75 मार्क्स मिलेंगे. सो दिस इज हाउ द मार्किंग स्कीम ऑपरेट्स कि हर एक गलत आंसर पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. सो दिस इज द मार्किंग स्कीम. 150 क्वेश्चंस, 1 mark for each correct answer, 0.25 marks will be deducted for each wrong answers and you will get 120 minutes यानी कि 2 घंटे आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे. ठीक है जी. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. आपका सिलेबस क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हाँ जी बेटा, अगर हम सिलेबस की बात करें, कोई भी पेपर है, चाहे आप अभी क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए भी अपेयर होंगे, आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप सबसे पहले तो देखते हो ना कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है पेपर के लिए. तो यहाँ पर भी सिलेबस जानना बहुत जरूरी है. तो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इस पेपर में 5 सेक्शंस हैं. तो वो 5 सेक्शंस कौन कौन से हैं अब हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड, और जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा लीगल रीजनिंग भी है यहाँ पर. इसमें आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ या आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है जो हम पढ़ते हैं आपके क्लैट की प्रिपरेशन के लिए भी. इसमें एक और चीज है, देखो जो भी बच्चे क्लैट और एलेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हो, आप इतने मॉक्स लगा चुके हो. तो मैं सभी बच्चों को जो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, हम तो कहीं कहीं नहीं रहे, ऐसा नहीं है. डिसहार्टन नहीं होना है. ठीक है, कभी भी अपना हौसला कम नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, और पेपर दो, आगे बढ़ो. जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ते रहोगे और चीजें सीखोगे लाइफ में और सक्सीड करोगे. और आपको मतलब मेन चीज है अपना मनोबल कभी भी कम नहीं होने देना है. ठीक है, तो आपके क्लैट की तैयारी की, एलेट की तैयारी की, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो ये पेपर भी जो भी बच्चे लगता है उनको कि उनको ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, तो इस पेपर के लिए आपको जरूर अपियर होना चाहिए. ठीक है. लीगल रीजनिंग में जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूं, पहले भी हम पहले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. लीगल रीजनिंग बेटा 2 हिस्सों में मैं उसको जनरली डिवाइड करती हूं. लीगल रीजनिंग में आपके स्टैटिक और करंट. स्टैटिक में आपके ये सभी लॉज आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है. ठीक है जी. इसके अलावा और क्या है, क्रिमिनल लॉ है आपका एंड अदर मिसलेनियस लॉज. बेटा मिसलेनियस लॉज में आपके क्या क्या चीजें कवर होती हैं, जैसे कि आईपीआर है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है. तो अगर आप
रिसेंट ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मिसलेनियस लॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं पे आपका आईटी एक्ट भी पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, एनवायरमेंट लॉज है, उनसे भी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे पैसेजेस पूछे गए हैं। तो ये तो आपका हो गया लीगल रीजनिंग का सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एक और चीज है करंट लीगल लॉज। करंट कैसे कवर करोगे आप? जजमेंट्स हैं, ठीक है, कोई न्यू लॉ पास हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको आपका लीगल रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है। देन लीगल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ यहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये सब चीजें भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत बच्चों को डर लगता है करंट अफेयर्स से कि यार करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक भी पूछा जा रहा है, लीगल ट्रेंडिंग मैटर्स भी पूछे जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम कैसे करेंगे। बट आप हर एक पेपर को, कोई भी पेपर है फॉर दैट मैटर, बेटा कभी भी कोई भी पेपर दोगे सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने चाहिए। आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो उसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो पेपर का ये ट्रेंड है, ये इस पेपर में स्टैटिक जीके ज्यादा पूछते हैं या यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा ट्रेंडिंग पूछे जा रहे हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में किस फेयर से पूछा जा रहा है? हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है वहां से कुछ हमें जानने को मिला है, या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, हमने कोई पैक्ट या कोई ट्रीटी साइन की है, या एनवायरमेंट रिलेटेड कोई इशू अराइज हुआ है उसको कैसे रिजॉल्व किया गया है। तो आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। तो अगेन जो भी बच्चे इस पेपर की तैयारी करेंगे प्लीज वंस गो थ्रू द पीवाईक्यूज, उसके लिए आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे कहां से शुरू करना है, कौन से टॉपिक्स को मुझे पहले कवर करना है। तो करंट अफेयर्स भी आराम से कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। तो यहां पर लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब भाई आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनकी कितनी वेटेज है, कि लीगल से कितने पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंग्लिश से कितने पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव से कितने पूछे जाएंगे। अब क्वांटिटेटिव से जो भी बच्चे क्लैट का एलेट का पेपर दे के आए हैं वो तो जरूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि भाई क्यूटी को यानी कि आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को या यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को हल्के में नहीं लेना है जस्ट बिकॉज उसका वेटेज कम है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यार इस सेक्शन की वेटेज तो बहुत ही कम है, इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम बाकी सेक्शंस में मास्टरी कर लेते हैं। गलती वही होती है। जो उस 10% को भी बहुत अच्छे से करके जाएगा बेटा रैंक तो उसका ही आएगा, फिर अफसोस मत बनाना। तो जो वेटेज कम है ना वही है आपकी असली मील का पत्थर, वही साबित होगा आपके लिए। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से कवर करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर मोर टॉपिक्स, और भी इसके अलावा टॉपिक्स यहां पर कवर्ड होंगे। ये एक इंस्टेंस है, ये एक एग्जाम्पल है कि ये टॉपिक्स तो जरूर आएंगे, इसके अलावा भी और एग्जाम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरल स्टडीज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स। अब देखो करंट अफेयर्स अलग है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में पूछेगा। ये है जीके, आपकी जो स्टैटिक जीके है, आज तक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं हमारी वेटेज। वेटेज क्या है? वेटेज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, कि अलग अलग सेक्शन की क्या वेटेज है। 5 सेक्शन है, कौन कौन से हैं ये हमने देख लिया। अब हर सेक्शन में किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है अब हम वो देखते हैं। बेटा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स। अगेन एक सही जवाब का एक सही मार्क मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स 30 है, यहां पर मार्क्स भी 30 है। लीगल एंड जनरल स्टडीज दोनों के 40-40, यानी कि सबसे ज्यादा आपका जो पेपर का वेटेज कवर करेंगे वो ये 2 पोर्शन कवर करने वाले हैं। मैथ्स अगेन
चाहे वो उसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन तो डेफिनेटली इन 10 नंबरों पे भी डिपेंड कर सकता है। मान लो ये सारा पेपर बहुत इजी आया, डिसाइडिंग फैक्टर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आप तो क्या, आपकी नैया क्या होगी, डूब जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी को भी उसके वेटेज के बेसिस पर छोड़ नहीं देना है, सभी सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अब आप यहां पर देख पा रहे होगे, यहां पर 2025 है, अभी 2026 की क्या एग्जाम कैलेंडर होने वाला है वो हमें नहीं पता है। ये इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे, कब एग्जाम का फॉर्म रोल आउट होता है, कब एडमिट कार्ड आता है, कब पेपर होता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सको। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, या आप इसको एग्जाम कैलेंडर भी कह सकते हो। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर यानी 2025 की बात अगर हम करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया है मार्च में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आया मार्च में। ठीक है, यानी कि जब आपके बोर्ड्स हो जाएंगे उसके बाद ही जनरली आता है। और फीस आपको लास्ट डेट कब थी लास्ट ईयर, लास्ट डेट कब थी फॉर्म फिल करने की, आपकी अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में आप फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है जी। उसके बाद करेक्शन विंडो है, क्लोजिंग विंडो है, वो भी आपकी अप्रैल में ही है, और कहीं मई जून में जाके आपका ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी। सेंटर लिस्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया जेएमआई आपकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिचुएटेड है, तो बच्चों को कई बार लगता है कि पेपर भी सिर्फ दिल्ली में ही होगा, ऐसा नहीं है। जेएमआई का एग्जाम जो है, आपका बीएलएलबी का जो एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में किया जाता है। सो दिस सिमिलरली लास्ट ईयर का ये इंफॉर्मेशन है कि यहां पर अलग अलग सेंटर्स में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। होपफुली दिस ईयर आल्सो द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड एंड दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस सिटीज इन द कंट्रीज। फॉर एग्जांपल दिल्ली में तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, यहाँ पर तो पेपर होगा ही। गुवाहाटी, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, पटना, श्रीनगर, लखनऊ, कैलकट, these are some of the cities where this exam was conducted. रेस्ट वंस दी फॉर्म विल बी रोल्ड आउट, एक बार जब वो फॉर्म आ जाएगा तो हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ जी, तो बेटा अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि क्या ये एग्जाम है, एग्जाम में कौन से कोर्स में हमारा एडमिशन होगा, सीट्स कितनी होगी, सब्जेक्ट्स कितने हैं, मार्किंग सिस्टम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए एक एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि कुछ बच्चों के मन में सवाल रह जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है, इज दिस एग्जाम टफर देन क्लैट? क्या जो आपका जेएमआई सीईटी का एग्जाम है, क्या वो क्लैट से डिफिकल्ट है? बेटा देखो, जिन भी बच्चों ने क्लैट की प्रिपरेशन की होगी, डेफिनेटली दे कैन इजीली रिवाइज द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपके 5 सेक्शंस वहां आते हैं, ऑलमोस्ट 5 सेक्शन सिमिलर यहां पर भी आते हैं, आपकी जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसको छोड़ के। तो यहां पर जो बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग से डरते भी हैं, तो उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि आपको यहां पर वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिकल रीजनिंग इजी भी होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इजी भी होगा, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको सिर्फ क्या चीज करनी है, आपका जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, आपको वो पूरे दिल से, पूरे मन से, होल हार्टेडली पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है जी। सो कवर दी एंटायर सिलेबस, कवर एंटायर syllabus and you will definitely make it, you will definitely make it। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, डर जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, वहीं रह जाओगे। हौसला रखोगे, अपना मनोबल ऊंचा रखोगे, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जरूर होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कैन वी स्टार्ट नाउ? बच्चे सोच रहे होंगे, इज इट टू लेट टू स्टार्ट नाउ? कि भाई अब आपका मान लो मन बन गया कि मैं सोच रही हूं पहले तो कि यार मेरी जेई के एग्जाम के लिए या नीट के एग्जाम के लिए इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, क्लैट और एलेट की विंडो भी निकल गई,
तो क्या मैं जेएमआई सीईटी का एग्जाम दे सकती हूँ? क्या मैं तैयारी कर लूंगी इसकी, या मैं इसकी तैयारी अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं? क्या ये टाइम सफिशिएंट है? देखो आपके पास अभी भी 5-6 महीने हैं रफली, तो आप डेफिनेटली इसकी तैयारी अभी भी शुरू करोगे तो आराम से सिलेबस कर पाओगे। उसका रोड मैप भी मैं आज आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लूंगी। देखो अगर आपके पास 6 महीने हैं, अभी आपके पास 5 to 6 मंथ्स हैं, तो सबसे पहले बेटा जो आपको चीज करनी है वो है आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। सिलेबस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो प्राइमरी चीज आपको करनी है, जो भी बच्चे तैयारी शुरू करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज देखो। सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आपके साथ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको कितना टाइम चाहिए और क्या ये टाइम आपके लिए सफिशिएंट है। हर बच्चे का अपना डिफरेंट पेस होता है। कई बच्चे 1 महीने में भी जो क्रैश कोर्स है क्लैट की तैयारी करते हैं और वो रैंक ले जाते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। आप अपना जी जान लगाओगे तो डेफिनेटली आपका एडमिशन यहां पर जरूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको शेड्यूल बनाना है अपने लिए, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। शेड्यूल बना के रख लिया, उसको चिपका दिया बहुत सुंदर हाइलाइटर से, रंग बिरंगे कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, इट विल नॉट वर्क आउट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि भाई क्या है, जो भी मैंने उसको बनाया, चाहे मैंने 2 घंटे का शेड्यूल बनाया कि मुझे डेली 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, भूचाल आए, फ्लड आए, कुछ आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो, सूखा पड़ जाए, मुझे मेरी पढ़ाई नहीं रोकनी है। फोन भी तो चलाते हो ना डेली, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज भी करते हो, खाना पीना भी करते हो, सोना भी करते हो ना, तो ये भी करना है तो करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। शेड्यूल को बना के उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। देन मॉक टेस्ट्स, ये भी तो देखोगे ना कि भाई पढ़ तो लिया, अब मैं कितने पानी में हूं, इस ये जानने के लिए मॉक टेस्ट्स आपको लगाना बहुत जरूरी है। एंड इनका एनालिसिस, कि जहां आपको लगता है यार इस सेक्शन में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको एनालाइज करके उसको करेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेएमआई सीईटी एग्जाम। फर्स्ट, मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन इन टुडेज सेशन। देन यू हैव टू मेक अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ, जो आप अपनी कन्वीनियंस, आपके अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज के बेसिस पर कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे कहां ज्यादा टाइम देना है वो आप खुद बनाएंगे। उसके बाद फिर आप मॉक्स लगाना शुरू कीजिए और उनको एनालाइज करना शुरू कीजिए। बट टुडे इज द डे, आज जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही तैयारी शुरू करो, डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आप नहीं करोगे फिर आपकी जगह जो बच्चा आज से तैयारी शुरू कर देगा, भाई सीट तो उसी को मिलेगी। दैट इज व्हाट जस्टिस इज, राइट। चलो, हाउ मच आवर शुड आई स्टडी फॉर प्रिपरेशन? अगेन ये भी बहुत ही कॉमन सा सवाल है बच्चों का। भाई इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगेन आपको देखना है कि भाई मुझे, अगर आप ऑलरेडी क्लैट एलेट की तैयारी कर रहे थे, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी क्योंकि सिलेबस लगभग ओवरलैपिंग है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ब्रश अप करना है, आपको रिवाइज करना है। आप मॉक टेस्ट ज्यादा लगा सकते हैं, मे बी 2 hours a day, 3 hours a day is sufficient for you, बट अगेन जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, कंसिस्टेंसी इज द की। जो भी करोगे, जो भी शेड्यूल फॉलो करोगे, उसको रेगुलरली फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। हाउ मेनी मॉक्स आर इनफ? अगेन ये भी सवाल आता है। भाई मॉक्स लगाने से पहले सबसे पहली चीज तो सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करके सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करके फिर आपको मॉक्स शुरू करने चाहिए। मॉक्स में भी आपको सेक्शनल मॉक्स भी लगाने चाहिए, आपको कंप्लीट सिलेबस के भी मॉक्स लगाने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। व्हाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट? टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलेगा कि आप पेपर कितनी देर में कर पा रहे हो, आप किस सेक्शन पे ज्यादा अटक रहे हो, आप किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लगा रहे हो। तो जैसे जैसे आप करते चलो, जो सब्जेक्ट आपने किया, सपोज आपने लीगल कर लिया, तो सेक्शनल टेस्ट लगा लो उसके, आपको पता चलेगा लीगल में अच्छा मेरा क्रिमिनल लॉ अभी वीक है, अच्छा अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, आप उस पर वर्क कर पाओगे। अब डेफिनेटली इस सब के लिए आपको मॉक्स लगाना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी मॉक्स आर इनफ? अगेन इट विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जो क्लैट के, एलेट के ऑलरेडी बहुत सारे मॉक्स लगा चुके हैं, वो मे भी कम भी लगा लेंगे तो भी शायद उनकी नैया पार हो जाए। बट
जो बच्चे नए सिरे से आज ही डिसाइड कर रहे हैं भाई मुझे लॉ करनी है, मुझे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, उनको तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। एंड अगेन मॉक्स लगाने से भी ज्यादा जरूरी है भाई उनका एनालिसिस, कि मेरे यहां इतने नंबर कट रहे हैं, मैं टाइम से पेपर पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो कहां पर गलती है, कहां पर गड़बड़ है। फाइनल सिचुएशन में लैंड करने से पहले प्लीज उन सब चीजों पे वर्क करो और डेफिनेटली यू विल मेक इट टू योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है जी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट JMI CET एग्जाम 2026। तो इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट्स रह जाएं, कुछ भी चीज आप जानना चाहते हो, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इस एग्जाम से रिलेटेड सीख कर रहे हो, please do let me know in the comment section and I'll definitely get back to you. So this is all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. See you all very soon in the next session. Thank you.